जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो कल हम लोगों ने दूसरे चैप्टर बहुपद को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ का जो आपका तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी बात करेंगे। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ये क्या होते हैं। तो एक ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a, b और c क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और उसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए और b का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें दो चर कैसे हो गए, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे आपका एक ये समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 5। तो इसमें देखेंगे एक चर आपका x है और दूसरा चर आपका y है, यानी दो चर हो गया। फिर रैखिक शब्द पे आएंगे तो रैखिक का मतलब होता है जिसकी पावर एक होती है। रैखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर एक होती है उसे हम कहते हैं रैखिक। और जो आपकी ये समीकरण बन रही है तो इसे हम कहेंगे दो चर वाली और पावर एक होने के कारण रैखिक समीकरण कहेंगे। इसे हम दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 4y और ये प्लस का 5 इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी इन दोनों समीकरणों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन है ये दोनों समीकरण एक ही। अब बात की जाती है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी क्या डेफिनेशन है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। यानी अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को एक साथ, उनके दो इक्वेशन को एक साथ रख दें तो आपका बन जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आपने दो चर वाला ये रैखिक समीकरण देखा, इसी तरीके का एक दूसरा समीकरण हम इसके साथ में ले लें तो आपका बन जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। जैसे एक समीकरण आपका हो गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 और दूसरा आपका हो गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 1। अब देखेंगे इन दोनों को हमने अभी बताया कि जो आपका इक्वल टू के दूसरी साइड में होता है आप उसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जा करके उसको ऋणात्मक करके इक्वल टू में आप 0 कर सकते हैं। जैसे इस समीकरण को हम एक दूसरे तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 4y, ये प्लस 3 है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 5x प्लस 7y और ये प्लस का 1 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। यानी ये दोनों जो समीकरण हैं वो एक ही हैं। अब इसे हम क्या कहेंगे, चूंकि दो समीकरण आ गई इसलिए हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या जाना कि जो दो चर का मतलब होता है कि इसमें दो चर आपके x और y मिलेंगे। फिर रैखिक का मतलब होता है कि जिसकी घात एक होती है, तो इन समीकरणों में x और y की घात एक होती है। फिर समीकरण युग्म का मतलब कि अगर इन रैखिक समीकरणों का एक पेयर बन जाए, यानी दो प्रकार की समीकरण एक साथ आप लिखेंगे तो वो आपका कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो अब हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों से संबंधित संगत युग्म और असंगत युग्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगत युग्म क्या होते हैं। तो संगत युग्म क्या है, यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल संभव हो तो उसे संगत युग्म कहते हैं। यानी अगर किसी रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है, कम से कम एक हल है, अधिक से अधिक अनंत हल है, तो आपका क्या कहलाएगा, संगत युग्म कहलाएगा। जैसे इसकी पहली शर्त है, पहला फार्मूला इसका क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये पहली शर्त है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अद्वितीय हल होगा। फिर इसकी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी दोनों जो आपके रैखिक समीकरण हैं उनका जो a1 और a2 है, जो b1 और b2 का अनुपात है, जो c1 और c2 का अनुपात है, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि ये a1 a2 b1 b2 ये होता क्या है। मान लिया आपकी समीकरण दी गई 4x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0।
दूसरी समीकरण आपकी है 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जो x का गुणांक पहली समीकरण का है वो आपका कहलाता है a1, जो y का गुणांक पहली समीकरण है वो आपका कहलाता है b1, वो क्या कहलाता है b1, और जो आपका पहली समीकरण का अचर पद होता है वो आपका कहलाता है c1। सेम इसी तरीके से दूसरी समीकरण का जो x का गुणांक होता है वो कहलाता है a2, जो आपका y का गुणांक होता है वो कहलाता है b2, और जो आपका दूसरी समीकरण का अंतिम अचर पद होता है वो आपका कहलाता है c2। तो a1, a2, b1, b2 के मान ये आप दोनों समीकरणों के x और y के गुणांकों को लिखते हैं। अगर इनके गुणांक जो a1 अपॉन a2 है ये b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा तो इसके अद्वितीय हल होंगे, और अगर ये तीनों गुणांक a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का अनुपात आपस में बराबर होगा तो इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे, और ये आपका बन जाएगा संगत युग्म। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे असंगत युग्म क्या होता है। तो यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल संभव न हो, यानी अगर आपके पास दो ऐसी रैखिक समीकरण युग्म है, एक ऐसी रैखिक समीकरण युग्म है कि उसका कोई हल ही नहीं है, तो वो आपका कहलाएगा असंगत युग्म। इसकी क्या शर्त है कि a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के तो बराबर होगा, लेकिन वो c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसका कोई हल नहीं होगा। इसकी यही पहचान है कि असंगत युग्म का कोई हल नहीं होगा, और जो आपका संगत युग्म है इसका कम से कम एक हल होगा और अधिक से अधिक इसके अनंत हल होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां। तो जो आपकी रैखिक समीकरण युग्म हैं उनको हल करने की दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि आपकी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है और दूसरी विधि आपकी विलोपन विधि कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। तो प्रतिस्थापन विधि में दी गई राशियों में से एक अज्ञात राशि माना x को दूसरी अज्ञात राशि x के पदों में व्यक्त करते हैं। इसके बाद इसका मान दूसरी समीकरण में रखकर क्रमशः दोनों चरों के मान प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य सी भाषा में आपको ये समझना है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जो आपके रैखिक समीकरण युग्मों में दो चर दिए रहते हैं उनमें से एक चर के पदों में आपको पूरी समीकरण को व्यक्त करना है, और जब आपका एक चर के पदों में आपकी पूरी समीकरण हो जाएगी फिर वहां से एक जो आपने चर का मान निकाला है चाहे वो x हो चाहे वो y हो उसको आपको दूसरी समीकरण में रखना है, और दूसरी समीकरण में रख करके जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो आपका एक चर का मान निकल आता है, वो x हो सकता है y हो सकता है, और जब x या y का एक का मान निकल आएगा तो हम उसको दूसरी इक्वेशन में रख करके y का मान या x का मान भी निकाल सकते हैं। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, इसे हम एक क्वेश्चन के तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे और उसको सॉल्व करेंगे, बस आपको प्रतिस्थापन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है कि पहली समीकरण युग्म है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा 3x प्लस 5y इक्वल टू 8 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यहाँ पे आप लगा देंगे समीकरण। अब ये अंडरस्टूड है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चर दिखाई पड़ रहे हैं एक्स वाई, और रैखिक का मतलब है कि इनकी पावर एक है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर एक होती है। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे और पता लगाएंगे कि प्रतिस्थापन क्या होता है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपका समीकरण है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और जो आपका दूसरा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में
समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से आप x का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखेंगे। आप y का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। 4x + 3y = 5, तो ये हो जाएगा 4x = 5 - 3y। ये +3y है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप x = निकालेंगे 5 - 3y अपॉन में 4, ये आपका निकल आया x का मान। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 3। या आपने यहाँ पे लिखा ही है कि समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर, तो जो आपका x का मान निकला है इसे हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। इसे हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 हम इधर लिख देंगे, समीकरण 2। अब ध्यान देना, 3x के स्थान पर क्या रखना है? 5 - 3y, 5 - 3y अपॉन 4। फिर क्या है? +5y, +5y = 8। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, तीनों पछी 15 माइनस 3 त्रिका 9y अपॉन में 4 प्लस का 5y = 8। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। चूंकि अब हमको हरों को बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इसमें 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये हर बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो आपको अंश में भी इसका 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको अंश में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हर बराबर हो गया, इसको आप एक बार लिखेंगे, 1 4 जा 4 होता है, 4 का 4 हो गया। फिर ये हो जाएगा 15 - 9y प्लस का 4 का 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 5 जा 20y हो जाएगा = 8। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 15 - 20 से ये माइनस का 9y है, माइनस हो जाएगा तो आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा है। तो 20 से 9 माइनस होगा तो आएगा 11y अपॉन में 4 = 8/1। अब इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का 8 से, 1 का 15 + 11y से, तो ये हो जाएगा 15 + 11y = 4 8 जा 32। कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32। अब उसके बाद में जो 11y है, इसको हम 11y को देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे देख लेते हैं, 11y है =32 और ये 15 प्लस का है, =, के दूसरी साइड में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। यानी इसको अगर हम थोड़ा सा स्पेस बढ़ा के लिखें तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11y = 32 - 15। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 11y 32 से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 32 से 15 जाएगा, ये आपका बचेगा 17। कितना बचेगा? 17 बचेगा। अब ये y का मान क्या आ जाएगा? y का मान हो जाएगा 17/11। y का मान कितना आ गया? 17/11। ये 8 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ कर देंगे इस तरीके से। y का मान निकल आया। अब हम इसको यहाँ पे रफ करके x का भी मान निकाल लेंगे। इधर इसको हम रफ किए दे रहे हैं, यानी अगर यहाँ से इसको हम इधर सॉल्व कर दें, इधर अगर आपको दिखाई ना पड़ रहा हो तो इसको हम इधर सॉल्व किए दे रहे हैं। यानी ये आपका लिखा हुआ था 4 और ये था 8। अब देखना ध्यान से, ये जो आपका 15 है ये 15 रहेगा प्लस 11y है = 32 है। अब इसके बाद में 11y को आप इधर ही रोकेंगे, ये हो जाएगा 32, 15 प्लस का = के दूसरी साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 11y = 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 यानी 17। 32 से 15 माइनस होगा, कितना बचेगा? 17। तो y = क्या हो जाएगा? 17/11। जो इनटू में होता है = के दूसरी साइड में वो अपॉन में चला जाता है। y की वैल्यू निकल आई 17/11। अब इस y के मान को
हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो y के इस मान को अब इधर हम रफ कर देंगे और y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे इसे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 4x का मान निकालना है प्लस 3, y के स्थान पर क्या रखना है, y के स्थान पे रखना है 17/11 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 का 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 51/11 इक्वल टू 5, जिसके अपान में कुछ नहीं होता 1 मानते हैं। अब इसके हर को बराबर करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप हर में 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको अंश में भी 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अब आपका दोनों का हर बराबर हो गया, 1 11 जा 11 होता है और 11 यहाँ पे है ही है। तो एक बार आप 11 लिखेंगे, 11 का 4 से हो जाएगा 44 इंटू एक्स प्लस 51 इक्वल टू 5, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। अब इन संख्याओं का 1 से जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, तो ये वही संख्या हो जाएगा 44x प्लस 51 और इक्वल टू ये 11 का 5 से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 55। उसके बाद में जो आपका 44 इंटू एक्स है इक्वल टू 55 माइनस का 51, जो आपका 51 है इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो ये बचेगा 44x इक्वल टू ये बचेगा 4, ये कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान, ये इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा, ये अपान में चला जाएगा, ये कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/11। y की वैल्यू क्या निकली है 17/11। यानी इसमें क्या करते हैं कि एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेते हैं और उसको दूसरी समीकरण में रखते हैं। दूसरी समीकरण में रखने से हमको एक वैल्यू पता चल जाती है। अगर हम x की निकाल रहे हैं तो x की पता चल जाएगी और उस समीकरण को उठा करके हम चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो जो दूसरा हमको चर पद नहीं प्राप्त हुआ है वो भी प्राप्त हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें प्रथम विधि प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग उसकी दूसरी विधि जो विलोपन विधि है उसके बारे में जानेंगे। तो विलोपन विधि क्या होती है, इस विधि में दी गई समीकरणों में x या y में से किसी एक का विलोपन किया जाता है। यानी जो आपकी दो रैखिक समीकरण युग्म दिया रहता है उसमें से एक चर पद को गायब कर दिया जाता है। विलोपन का मतलब ही होता है गायब करना। फिर इसके बाद एक चर में प्राप्त समीकरण को हल करके उसका मान निकाल लिया जाता है। इसके बाद में जो आपका एक चर के पद में रैखिक समीकरण बचता है, चाहे x के पद में हो या y के पद में हो, उसको हल करके हम x या y का मान निकाल लेते हैं। फिर जब हमारा x और y का मान निकल आता है उसको किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा जो दूसरा चर पद है उसका मान निकल आएगा। इसके बाद एक चर में प्राप्त समीकरण को हल करके उसका मान निकाल लिया जाता है। अंत में इस चर के मान को किसी भी समीकरण में रख के दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। यानी अगर आपका x या y में से एक मान निकल आएगा तो उसको आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे आप दूसरी समीकरण में रखें, उसको जब हल करेंगे तो आपका दूसरा जो आपका चर पद बचा है उसका मान निकल आएगा। अब हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, उससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये विलोपन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन में क्या था कि उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता था किसी एक चर पद के फॉर्म में, चाहे वो x हो या y हो। विलोपन में क्या होगा कि एक पद को आपको गायब ही कर देना है। तो लिखेंगे, क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा x माइनस 2y इक्वल टू 10 को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए।
सबसे पहले इसको हल करने के लिए जो आपकी समीकरणें दी गई हैं इनको हम समीकरण 1 और 2 के फॉर्म में नोट कर लेंगे। सबसे पहले जो आपका 3x + 2y = 5 है, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर आपका जो दूसरा समीकरण है x - 2y = 10, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जो आपका समीकरण 1 है 3x + 2y = 5 और दूसरा है x - 2y = 10, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कोई चेंजेस नहीं होता है, जो साइन जैसा होता है वैसा ही रहता है। तो ये 3x में 1x जुड़ जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं होता है, इनटू में 1 होता है, तो 3 हो जाएगा 4x। और जो एक +-2y है ये आपका कट गया, इससे ही कहते हैं विलोपन, कि एक पद आपका पूरा पूरा कट गया। मान लो ये 2y इक्वल ना होता, बराबर ना होता, तो हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं समीकरणों में कि इन दोनों में से किसी एक का मान बराबर हो जाए, चाहे वो x वाला पद बराबर हो जाए, चाहे वो y वाला पद बराबर हो जाए। फिर उसको हम जोड़ेंगे, अगर जोड़ने से वो कट रहा है एक पद तो जोड़ देंगे, अगर माइनस करने से कट रहा है तो घटा देंगे। जैसे अगर यहाँ पे ये प्लस का होता तो हम इसको क्या करते, तब हम इसको माइनस कर देते, तब ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, तो ये पूरा पद आपका कट जाता। लेकिन ये आपके क्वेश्चन में ही माइनस कर दिया गया है, तब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने पर कोई चेंजेस साइन में नहीं होता है। तो 3 में 4x हो गया, 2y वाला पद कट गया, और 5 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो x का मान क्या निकलेगा, 10/4। इसको काटेंगे, 2 पंची 10, 2 पंची 10, 2 दूना 4, यानी x का मान क्या निकल आएगा, x का मान निकलेगा 5/2। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, किसी समीकरण में आप रखें तो लिखेंगे x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 5/2 - 2y = 10, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है, वहां पे 1 होता है। अब हमको हर बराबर करना है, डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का हर बराबर हो जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले से है। तो अगर आपने हर में 2 से गुणा किया है, या किसी भी संख्या से अगर आपने हर में गुणा किया है, तो फिर आपको अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। अब हर एक बार हो गया तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं। ऊपर हो जाएगा 5 - 2 2 जा 4y = 10, 2 2 जा 4y, माइनस बीच में लगा हुआ है, 5 और 2 एक बार लिख देंगे क्योंकि हर आपका बराबर है। अब जिसके अपान में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 - 4y = इसका अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 - 4y ही हो जाएगा, = 2 का अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस 4y को, चूंकि ये ऋणात्मक है, माइनस का, = के दूसरी साइड में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, या आप इसको यहीं पे रहने दे सकते हैं, = ये 20, चूंकि ये +5 है, = के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, ये माइनस का 4y है, = 20 से 5 जाएगा तो ये बचेगा 15, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस का रहेगा, तो y = हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का जो है ये = के दूसरी साइड में चला जाएगा, 15/4, यानी जो माइनस का 4 यहाँ पे लगेगा इसको उठा के हम यहाँ बीच में लगा सकते हैं, और इस तरीके से आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू निकली 5/2, y की वैल्यू निकली -15/4। अब विलोपन में क्या होता है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आपका एक पद कटना चाहिए, अगर आप जोड़ने पर इसको काट पा रहे हैं तो जोड़ देंगे, अगर आप माइनस करके काटना चाह रहे हैं तो माइनस कर देंगे। बस आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि माइनस करने पर जो आपका साइन होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस करने पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो इसमें जोड़ने पर ये आपका y वाला पोर्शन पूरा कट गया यानी विलोपित हो गया। x का पोर्शन बचा उसको हमने हल किया, x का मान निकला और उस x के मान को आप समीकरण 1 में या 2 में कहीं पे भी रख सकते हैं और y का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त की। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।